नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जिस मतदाता सूची का भविष्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिका है, उस मतदाता सूची के आधार पर बिहार में चुनाव का ऐलान हो गया है। ऐसा नहीं है कि एसआईआर की सूची बन जाने के बाद सारे सवाल खत्म हो चुके हैं, बल्कि कई सवाल तो नए सिरे से उठ रहे हैं जिनका जवाब नहीं दिया जा रहा है, और जवाब दिए बगैर उन सवालों को समाप्त मान लिया जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त एसआईआर का जश्न मना रहे हैं, अपनी उपलब्धि बता रहे हैं और बिहार के एसआईआर को देश के लिए प्रेरणा कह रहे हैं। लेकिन उन सवालों का क्या जो कोर्ट के सामने है और जो अंतिम सूची जारी की गई है उसे लेकर उठाए जा रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसआईआर के बारे में सुनकर लगा कि जैसे ललित निबंध की प्रतियोगिता चल रही है जिसमें तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। लेकिन हमने कुछ मुख्य रिपोर्ट के सहारे आपको बताने का प्रयास किया है कि अभी भी एसआईआर की सूची को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। राहुल शास्त्री और योगेंद्र यादव के इन सवालों से हिंदी प्रदेश की जनता अनजान रह जाती है कि मतदाता की संख्या आबादी के अनुपात में देखी जानी चाहिए। योगेंद्र का कहना है कि बिहार की आबादी के अनुसार कम से कम वोटर की संख्या 8 करोड़ 22 लाख होनी चाहिए, लेकिन एसआईआर की अंतिम सूची में 80 लाख वोटर कम हैं। यह एक ऐसा सवाल है जिस पर कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा। 80 लाख वोटर कहां चले गए, क्यों नहीं मतदाता सूची में उन्हें जगह मिली है? योगेंद्र यादव का यह लेख आज के इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। हिंदी के अखबारों में तो ऐसी बहस भी नहीं होती। चुनाव आयोग ने हमें यह भी बताया, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके बताया कि 1 सितंबर की शाम तक 16,93,000 लोगों ने आवेदन दिया था नए वोटर बनने का। और अब चुनाव आयोग हमें बता रहा है कि 21,53,000 लोगों के आवेदन स्वीकार कर लिए गए। ये क्या गड़बड़ झाला है? आवेदन किया 16,93,000 ने, स्वीकार हुआ 21,53,000 का। ये 4,60,000 वोटर कहां से जुड़ गए? मुझे कोई ऐतराज नहीं है नए वोटर जुड़ने पे, लेकिन ये सवाल तो बनता है ना। दूसरा सवाल ये बनता है कि ये जो नाम डिलीट हुए, 3,66,000 जो नाम कटे हैं, उनमें से कितने नाम इस आधार पर कटे हैं कि उनके पास दस्तावेज नहीं थे? या यूं कहिए, ये पूछना चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट आधार को न स्वीकार करता तो ऐसे कितने लोग थे जिनका नाम वोटर लिस्ट से और कट सकता था। 80 लाख वोटर कम हैं, इस पर कोई बात नहीं। 1 करोड़ 30 लाख से अधिक वोटर के पते संदिग्ध हैं, इस पर कोई जवाब नहीं। और जश्न मनाया जा रहा है, एसआईआर पूरा हो गया। ऐसा ही पूरा करना था तो अपने कमरे में बैठकर लिस्ट बना देते। योगेंद्र यादव ने लिखा है कि जो अंतिम सूची आई है उसमें 24,000 वोटर की एंट्री में जिब्रिश है, यानी अब कुछ भी लिखा हुआ है नाम की जगह। इस टाइप की उलूल जुलूल एंट्री है। स्त्री, पुरुष और ट्रांसजेंडर के अलावा 6,000 वोटर का लिंग किस श्रेणी में है पता नहीं चलता। 2 लाख से ज्यादा वोटर के पतों के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, या मकान का सही नंबर नहीं है, योगेंद्र ने अपने लेख में बताया है। देखा जाए तो बिहार में 24 लाख घर ऐसे हैं जहां 10 से अधिक लोग रहते हैं। चुनाव आयोग खुद ऐसे पतों को संदिग्ध मानता है, लेकिन इस तरह के पते वाले वोटर अंतिम सूची में आ गए हैं। इन उदाहरणों को देते हुए योगेंद्र यादव का कहना है कि क्या इस तरह की सूची को आदर्श सूची आप कह सकते हैं? योगेंद्र यादव ने प्रोविजनल तौर पर लिस्ट के अध्ययन के बाद यह सब लिखा है कि इस हाल में सूची को देखना उदास करता है। डुप्लीकेट वोटर की संख्या 5 लाख बताई है योगेंद्र ने, लेकिन रिपोर्टर्स कलेक्टिव की आयुषी कार और विष्णु नारायण ने अपनी जांच में 14,35,000 वोटर का डुप्लीकेशन पकड़ा है। यानी इन मतदाताओं की एंट्री में वोटर नंबर अलग अलग है, मगर वोटर का नाम और माता पिता का नाम हूबहू दिया गया है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की यह रिपोर्ट आपको किसी हिंदी अखबार में नहीं मिलेगी। क्या इस सवाल का जवाब नहीं मिलना चाहिए कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने ड्राफ्ट सूची के आधार पर बिहार के पिपरा में एक ही पते पर 509 मतदाताओं को पकड़ा,
लेकिन जब फाइनल लिस्ट आई तो उस पते पर 505 मतदाता अभी भी दर्ज हैं। ड्राफ्ट सूची में जिस पते पर 459 मतदाताओं की एंट्री थी, अंतिम सूची में उसी जगह पर 442 मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव का दावा है कि अगर आयोग और उसके कर्मचारियों ने असल में घर घर जाकर मतदाताओं का वेरिफिकेशन किया होता तो ऐसी त्रुटियां देखने को नहीं मिलती। अंतिम सूची में 1,32,00,000 वोटर के पते संदिग्ध हैं। यह कोई मामूली संख्या नहीं हो सकती। रिपोर्टर्स कलेक्टिव इन पतों को काल्पनिक बता रहा है। यह तो सरासर घोटाले के समान है। इस सवाल के उठने पर आयोग को बताना चाहिए कि कोई पता काल्पनिक नहीं है। इसकी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि ये वे पते नहीं हैं जिन्हें चुनाव आयोग उन लोगों को देता है जो बेघर हैं या पंजीकृत पते पर नहीं रहते। ये वे मामले हैं जहां अलग अलग परिवारों, जातियों और समुदायों के लोगों को गलत तरीके से मनगढ़ंत पतों पर एक साथ रजिस्टर कर दिया गया है। क्या यह इतनी छोटी बात है कि इसका जवाब न दिया जाए? इस तरह की गलतियों के साथ बिहार में मतदान होने जा रहा है। आयोग अपनी ही तारीफ में जुटा है, पत्रकारों के दावों को भ्रामक बताने लग जाता है। कायदे से आयोग को हर क्षेत्र में ऐसी सूची प्रकाशित करनी चाहिए कि वो मकान कौन कौन से हैं जहां 10 से लेकर 500 वोटर रहते हैं, ताकि प्रत्याशी उन घरों में जल्दी पहुंच जाएं जहां 500 वोटर रहते हैं। इससे नागरिकों को भी सुविधा होगी। मतदान से एक रात पहले इन घरों की निगरानी की जा सकेगी कि यहां कुछ बटने तो नहीं लगा। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मजाक चल रहा है। ऐसी गलतियां पकड़ी जा रही हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त बूथों की संख्या, बीएलओ की संख्या बताने लग जाते हैं ताकि लगे कि जवाब दिया जा रहा है। जवाब में भयंकर भयंकर बातें कही जा रही हैं। लगभग 22 वर्षों के बाद बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य सफलतापूर्वक 30 सितंबर को संपन्न हुआ। लगभग सभी राजनीतिक दलों ने ये मांग की थी कि मतदाता सूची में काफ़ी त्रुटियां हैं और इसको मद्देनज़र रखते हुए ये कदम उठाया गया। हालांकि सोशल मीडिया पर इसके बारे में कुछ बढ़ चढ़कर कहा गया, लेकिन सत्यता ये है कि आज की तारीख में बिहार के 243 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स ने 90,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ मिलकर 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स, जो कि 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने नियुक्त किए थे, उनके साथ मिलकर इस सूची को शुद्ध करने का बहुत ही सराहनीय काम किया है और बिहार ने देश को ये राह दिखाई है। हम उन रिपोर्ट का संकलन आप तक पहुंचा रहे हैं जो एसआईआर की अंतिम सूची आने के बाद छपी है। न्यूज लॉन्ड्री की सुमेधा मित्तल ने एक रिपोर्ट में बताया है कि 2,92,000 से अधिक मतदाताओं के घर का पता शून्य दर्ज किया गया है। रोहतास जिले के कोपा गांव के बूथ नंबर 106 पर मतदाताओं के नाम की जगह बिंदु को ही एंट्री बना दिया गया है। सुमेधा मित्तल, विशाल वैभव और हेमंत पांडे ने मधेपुरा जिले के गांव में एक ही पते पर 1,000 से अधिक लोगों के नाम दर्ज पाए हैं। बताइए, 22 साल बाद एसआईआर हुई, शुद्धिकरण का दावा किया जा रहा है। क्या यही शुद्धिकरण है कि एक मकान के पते पर 1,000 वोटर दर्ज हैं और पते की जगह बिंदु डाल दी जा रही है? रिपोर्टर्स ने लिखा है कि अब जमीन पर जाकर देखा जाए तो कहीं घर नहीं मिल रहा। इस पर वोटिंग होने जा रही है। पूनम अग्रवाल, जो चुनाव आयोग के मामलों पर नजर रखती हैं, नियम कायदों को जानती हैं, उन्होंने द वायर में लिखा है कि एसआईआर से पहले 2009 से लेकर जनवरी 2025 तक चुनाव आयोग मतदाता सूची को 8 अलग अलग कैटेगरी में जारी करता था, जिससे अध्ययन करना आसान हो जाता था। एसआईआर की सूची को अलग अलग कैटेगरी के साथ क्यों नहीं जारी किया गया, जबकि इस बार तो आंकड़े और भी विस्तार से इकट्ठे किए गए हैं। पहले के आंकड़ों में हर विधानसभा में मतदाताओं के लिंग अनुपात का डेटा दिया जाता था। मतदाताओं और आबादी का अनुपात उम्र के हिसाब से डेटा होता था। कितने लोग डिलीट हुए, कितने जोड़े गए, इसका डेटा दिया जाता रहा है। मतदाता सूची में विधानसभा के हिसाब से एपिक नंबर और फोटो कवरेज की जानकारी दी जाती थी। पोलिंग स्टेशन की जानकारी,
सैन्य बलों और सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी और प्रवासियों की तमाम जानकारी प्रकाशित की जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं किया गया। पूनम अग्रवाल की मांग है कि चुनाव आयोग को बिहार एसआईआर का आंकड़ा इस तरह से भी देना चाहिए, अलग अलग कैटेगरी में। जब आयोग के पास सारे आंकड़े हैं तो उन्हें क्यों नहीं जारी किया जा रहा है? समरी रिवीजन के आंकड़े तो इसी तरह से दिए गए, तो एसआईआर के आंकड़े क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? क्या ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आयोग की गलतियों को पकड़ना आसान हो सकता है? दो चीजें सामने आती हैं। एक तो ये उनके पास ऑलरेडी फॉर्मेट मौजूद है और उनके पास साथ ही ट्रेन्ड ऑफिसर्स भी हैं जो ये चीज कर सकते हैं। तो अब बात ये है कि बिहार एसआईआर वाले मैटर में अभी तक हमें इस तरह का कोई डेटा नहीं है। हमारे पास जो आया है कुछ फिगर्स आए हैं और वोटर लिस्ट में जो लोगों को जिनका नाम उसमें आ गया है वो डेटा आया है। तो अब ये डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है? ये डेटा इससे ये समझ आता है कि आखिर जो पूरा प्योरिफिकेशन का प्रोसेस है उसमें कितने लोगों को ऐड, डिलीट और किस बेसिस पे शायद किया गया और साथ ही पॉपुलेशन, जेंडर, ये सारी चीजें भी सामने आएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने बिहार एसआईआर के मैटर में ये चीज क्यों नहीं की? और इसके अलावा मैं तो ये भी कहूंगी कि ये तो सोफिस्टिकेटेड डेटा जो है, इसके अलावा उन्हें और भी डेटा शेयर करना चाहिए जिसमें वो नाम दे वोटर्स का जिनका नाम डिलीट हुआ है और किस कारणवश डिलीट हुआ है। अगर आपको याद हो तो सीसी ने, ज्ञानेश कुमार जी ने ये कहा कि कई सारे वोटर्स का नाम इसलिए भी डिलीट हुआ है क्योंकि वो फॉरेन नेशनल थे। तो ये जो डेटा क्रंचिंग का जो मैटर होता है वो बहुत ही अहम होता है क्योंकि हमें उससे पता चलता है कि किन लोगों का नाम किस लिए कटा। और साथ ही हम जैसे जर्नलिस्ट जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में हैं वो भी डेटा क्रंचिंग कर रहे हैं, लेकिन हम सबका जो डेटा क्रंचिंग मैच करे वो जरूरी नहीं है। इसलिए ये भी जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन हमें इस तरह का डेटा प्रोवाइड करे ताकि किसी तरह के भी सवाल ना उठे और साथ ही उसको वेरीफाई करना भी आसान हो सके। अभी इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले हैं। वोटर लिस्ट की जांच भी बाकी है, लेकिन आयोग जश्न मना रहा है। योगेंद्र यादव ने एक सवाल किया है कि एसआईआर की अंतिम सूची में 65 लाख से कम नाम नहीं है। यह कोई खुश होने वाली बात नहीं। अनुमान तो 2 करोड़ लोगों के नाम कट जाने का था। यह इसलिए नहीं हो सका कि सुप्रीम कोर्ट सतर्क हो गया। कोर्ट की निगरानी के कारण आयोग को डैमेज कंट्रोल करना पड़ा। क्या यह अच्छा नहीं होता कि कोर्ट ही चुनाव के ऐलान से पहले इस पर अंतिम फैसला सुना देता? यह सवाल चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठा कि मुख्य चुनाव आयुक्त जिस एसआईआर की बड़ाई करने में लगे हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम निर्णय नहीं दिया है। सर, सवाल यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की बेंच पर एसआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई है। इलेक्शन कमीशन की इस सुनवाई के दौरान जो है वो कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम पूरी इस प्रक्रिया को भी जरूरत पड़ने पर वैध या अवैध करार दे सकते हैं। अभी चूंकि सुनवाई सब जुडिस है तो क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या इलेक्शन कमीशन मानता है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसे अंतिम मुहर सुप्रीम कोर्ट से एक तरह से मिल चुकी है जो बिहार में पूरी प्रक्रिया हुई है? सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई का क्या भविष्य होगा? क्या कोर्ट इस मोड़ पर एसआईआर को अवैध घोषित कर सकता है? इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले में क्या हुआ? कई चुनाव गुजर गए, लेकिन एक वक्त आया जब सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड अवैध है, इल्लीगल बताया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 15 फरवरी 2024 को। लोकसभा चुनावों की घोषणा हुई 16 मार्च 2024 को। चुनाव का ऐलान होने के बाद राजनीतिक दलों के पास समय नहीं होता है और आम लोगों में मतदाता सूची जैसे टेक्निकल मामलों को देखने की क्षमता नहीं होती। लेकिन जो लोग देख सकते हैं, एक्सपर्ट हैं, जिन्हें पता है कि क्या हो रहा है, उनके सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि धक्का मुक्की हो हंगामा की आंधी में एसआईआर को चुनाव की जमीन पर उतार दिया गया है ताकि चुनाव के बाद अदालत से पहले एसआईआर पर जनता की मुहर का ढोल पीटा जा सके। अच्छा होता सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की सुनवाई चुनाव के ऐलान से पहले खत्म होती और फैसला आता। सुनवाई को ठीक से देखें तो आयोग को कई मामलों में हार का सामना करना पड़ा है। आधार का किस हद तक चुनाव आयोग ने विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने 12वें दस्तावेज के रूप में आधार को शामिल करने का आदेश दिया। यहां तक मांग करनी पड़ी याचिकाकर्ताओं को कि मतदाता सूची को इस तरह से दिया जा सके
कि नाम, पता, उम्र वगैरह पढ़ा जा सके। इसके लिए भी कोर्ट को आदेश देना पड़ा कि पढ़ने के साथ साथ सर्च किया जा सके, इस तरह की मतदाता सूची जारी हो। तीसरा मामला यह है कि आयोग को बताना पड़ेगा कि किस लिए नामों को हटाया गया। आयोग अगर खुद से यह काम कर रहा होता तो क्या कोर्ट को आदेश देने पड़ते? यही कारण है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब चुनाव आयोग की साख को लेकर पत्रकार सवाल पूछने लगे हैं और इसका जवाब नहीं आता। मेरा नाम मनीष है, मैं डिकोडर से हूँ। आपने SIR बिहार में कराया, इतना बड़ा जाइगेंटिक टास्क था। कई सारे इलेक्शन एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट, जिसमें आपके फॉर्मर CEC हैं, उन्होंने कहा कि ये जो पूरा एक्सरसाइज है, इतने बड़ा एक्सरसाइज इलेक्शन बाउंड स्टेट में 4 महीने पहले कराना, ये इलेक्शन कमीशन का इनकम्पिटेंस है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा। दूसरे कई लोगों ने कहा कि ये 50 सालों में चुनाव आयोग के द्वारा सबसे वर्स्ट डिसीजन था। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये इनकम्पिटेंस प्लस मोटिवेटेड डिसीजन इसलिए रहा कि इसमें कुछ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को जानबूझकर एक्सक्लूड करने की कोशिश की गई। So what is your response to, how do you respond to these charges of incompetence plus motivated decision? मेरा नाम रविंद्र सिंह शोरान है, मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ। सर, मेरा सवाल यह है कि इलेक्शन को निष्पक्ष कराना आपके लिए एक चुनौती है। पहला आपका इलेक्शन है CEC के तौर पर, तो आपको शुभकामनाएं। लेकिन उससे भी बड़ा जो चुनौती है वो साख का संकट है कि इलेक्शन कमीशन की जो साख है वो इस वक्त बहुत स्टिक पे है। और ये केवल क्वेश्चन पॉलिटिकल पार्टीज और चुनाव आयोग के बीच का नहीं है, जनता के बीच में भी ये सवाल उठ रहा है। उसको आप लोग कैसे उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे? क्योंकि आमतौर पर लगता है इलेक्शन कमीशन सवालों के जवाब दे नहीं रहा है जो जनता जानना चाहती है, एक बात। और दूसरी बात ये अभी जो restrict yourself to one question, please. There are others also. जी जी जी। MCC लागू होने के बाद के 10,000 रुपए जो दिए गए हैं पॉलिटिकल JDU और BJP ने, उस पर आप लोग कुछ, उसके पहले जो दिए गए हैं, क्या उस पर भी आप लोग कुछ चेक करेंगे सर? मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्लासरूम में पढ़ाया जाना चाहिए। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साथ कई सवाल लिए जाते हैं। उन कई सवालों में 1-2 जरूरी सवाल भी होते हैं जिन्हें पूछने का मौका तो दिया जाता है मगर जवाब नहीं आता। 5 सवाल एक साथ लेने से यह सुविधा होती है कि जवाब देने वाले को छूट मिल जाती है किस सवाल का जवाब दे और किसका नहीं। दरअसल 5 प्रश्न इसीलिए लिए जाते हैं ताकि किसी एक या 2 के जवाब देने का विकल्प रहे, बाकी को नजरअंदाज करने का बहाना मिल जाए। इसलिए चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में क्लासरूम में पढ़ाया जाना चाहिए कि कैसे सवालों के जवाब नहीं दिए जाते और जब दिए जाते हैं तो उनमें कुर्सी, टेबल, पंखा, गिलास, मग, बाल्टी, चद्दर, डोरमेट, बूथ नंबर, BLO के नंबर गिना गिना कर जवाब को लंबा कर दिया जाता है। पता ही नहीं चलता कि यह जवाब है या टेंडर की लिस्ट है। यह सवाल कब से पूछा जा रहा है, इसका साफ जवाब क्यों नहीं दिया जा सकता? इसीलिए कहता हूं कि हर नागरिक को मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद से देखनी चाहिए। चुनाव आयोग के YouTube चैनल पर मौजूद है। आप खुद भी नोट कीजिए कि कौन सा सवाल पूछा गया, जवाब किसका नहीं दिया गया। जैसे नागरिकता की पहचान के नाम पर SIR का ऐलान हुआ, उसके आधार पर आधार कार्ड का विरोध हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आधार को शामिल करना पड़ेगा। जब आपने नागरिकता की जांच के लिए SIR का ऐलान किया तो सबसे पहले यही बताना था कि कितने वोटर ऐसे मिले जो भारत के नागरिक नहीं थे। प्रेस नोट में भी उसका जिक्र नहीं, पूछने पर चुप्पी साध ली जाती है या कुछ कुछ बोल दिया जाता है। ये कुछ क्या होता है? 5 घुसपैठिए मिले या 25 मिले, कितने मिले बताइए तो। Sir, Arunima from CNN News 18. Right here. So the SIR process has ended here. But is there any data point available as to how many illegal immigrants were detected at the end of the SIR process? योगेंद्र यादव ने लिखा है कि घुसपैठ के आधार पर बीजेपी ने एक भी ऑब्जेक्शन दर्ज नहीं कराया है, लेकिन उसके नेता घुसपैठ का मुद्दा बनाते हैं। आयोग को जवाब देना चाहिए, क्या यह सही है कि बीजेपी ने घुसपैठ को लेकर एक भी ऑब्जेक्शन दर्ज नहीं कराया? पटना से लेकर दिल्ली तक घुसपैठ को लेकर सवाल पूछे गए, भाषण दिए गए, बहस हुई, मगर जवाब नहीं दिया जा रहा है। क्या इसलिए बिहार की जनता शुरू से ही घुसपैठ के भ्रम को लेकर जागृत थी? अब तो बता दीजिए ना,
ये आपने 3,66,000 नाम जो काटे हैं, इनमें से कितने नाम हैं जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या के हैं? चलिए, आपको बांग्लादेशी रोहिंग्या पता नहीं होंगे, आप यही बता दीजिए फॉरेनर कितने मिले आपको। आपको ध्यान होगा, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो रिलीज करके बताया था कि एक हफ्ते पहले तक जो सूचना हमारे पास चुनाव आयोग की वेबसाइट पे थी, उससे पता लगता था कि कुल मिला के 1,000 ऑब्जेक्शन भी नहीं आए हैं इस ग्राउंड पे। 7,24,00,000 नामों में से 1,000 से कम ऑब्जेक्शन है। 987 ऑब्जेक्शन इस ग्राउंड पे है कि कोई व्यक्ति फॉरेनर है, और उसमें भी अगर आप बांग्लादेशी और रोहिंग्या नाम ढूंढना चाहें, यानी कि मुस्लिम नाम, वो 250 भी नहीं है। आयोग सोशल मीडिया से उम्मीद करता है फेक न्यूज ना फैलाए, लेकिन आयोग ने अपने उस सूत्र का क्या किया जो घुसपैठियों के होने की फेक न्यूज फैला रहा था। अगर कोई फेक न्यूज या मिस इन्फॉर्मेशन होती है, खास तौर से सोशल मीडिया या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर, तो उस मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर किया जाएगा। और जब प्रधानमंत्री मोदी घुसपैठ को लेकर फेक न्यूज कहेंगे तो क्या चुनाव आयोग काउंटर कर लेगा? कर सकता है, बता सकता है कि कितने घुसपैठिए मिले हैं। प्रधानमंत्री जी झूठ मत बोलिए। सोशल मीडिया को उपदेश देने से अच्छा है चुनाव आयोग अपना बेंचमार्क सेट करे। सबने एक रटा रटाया जवाब तैयार कर लिया है। सोशल मीडिया में जो चलता है वो चलता ही रहेगा, आप भी देखेंगे। सीता जी नमस्कार, सुशीला जी नमस्कार, मैं आपका सम्राट चौधरी बोल रहा हूं। अब तो एआई के जरिए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का संदेश पहुंच रहा है। राशन के उपभोक्ताओं के नाम लिए जा रहे हैं, बिजली के उपभोक्ताओं के नाम पर वीडियो भेजे जा रहे हैं, लोगों के व्हाट्सएप में वीडियो आ रहा है। क्या इन उपभोक्ताओं का नंबर विपक्ष को भी दिया जाएगा ताकि वे भी इन्हें बता सकें कि फ्री बिजली और फ्री राशन की सच्चाई क्या है? तो कहां है लेवल प्लेइंग फील्ड? सम्राट चौधरी को उपभोक्ताओं के नाम और नंबर की जानकारी किसने दी? हो सकता है ऐसे संदेश अब भी सर्कुलेट हो रहे हैं। आयोग को बताना चाहिए कि वह इन मामलों में क्या करने जा रहा है। बिहार में अब सारा फोकस टिकट वितरण पर होगा। वोटर लिस्ट को नियति का खेल मानकर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन एक एक वोटर को देखना चाहिए, केवल अपना नहीं दूसरों का भी, और उन मकानों की पहचान की जानी चाहिए जहां 100 से अधिक वोटर रजिस्टर हैं। पता तो चले ऐसे मकान कहां बने हैं, किसके हैं और कितने बड़े हैं जहां इतने वोटर रहते हैं। भारतीय लोकतंत्र के इस फर्जी संयुक्त मतदाता परिवार का स्वागत वगैरह किया जाना चाहिए। जब इस देश में चीफ जस्टिस की ओर जूता फेंकने वाले का इंटरव्यू हीरो की तरह किया जा रहा है और लोग खुलकर जूता फेंकने वाले का साथ दे रहे हैं, समर्थन में बयान दे रहे हैं, तब क्या ही उम्मीद की जाए कि ऐसे सवालों के जवाब मिलेंगे कि एसआईआर की फाइनल लिस्ट में 1,32,00,000 से ज्यादा वोटर के पते संदिग्ध क्यों हैं? 80 लाख वोटर कम क्यों नजर आते हैं? सवाल पूछने वाला ही अपराधी घोषित कर दिया जाएगा और इस तरह के वीडियो देखने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। हम इस हाल में ला दिए गए हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।